स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे इकाई 2 की और दूसरे इकाई में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले एक बार उनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दूसरे इकाई का जो सिलेबस है उसके तहत हम लोगों को महात्मा गांधी, गिजुभाई बधेका, रविंद्रनाथ टैगोर, मारिया मोंटेसरी और इसके बाद ज्योतिबा फुले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति और जॉन डीवी, इतने शिक्षाविदों का अध्ययन करना है। और इनके कुछ विशेष पुस्तकों का या पाठों का जिक्र किया गया है जो इन्होंने लिखे हैं या जो इन्होंने तैयार किए हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा ज्योतिबा फुले का, तो हंटर आयोग को 1882 में इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में एक बयान दिया था, तो उससे रिलेटेड भी एक टॉपिक तैयार किया गया। तो इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग पहले भाग में महात्मा गांधी के हिंद स्वराज की चर्चा करेंगे। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी और इसमें कुछ ऐसे लगभग 18-19 पाठ हैं और उन्हीं में से सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध को रेखांकित करते हुए जो कुछ गांधी जी ने कहा है, जो विचार अपने रखे हैं, उसका अध्ययन करना है और उसी से सवाल बनेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह हिंद स्वराज पुस्तक की कवर पेज है गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है जिसकी रचना उन्होंने 1909 ईस्वी में की थी, 1909 में। और इस पुस्तक की रचना गांधी जी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय जहाज़ के ऊपर ही की थी और उस जहाज़ का नाम किल्डन कैसल था। वो जहाज़ के द्वारा जा रहे थे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका और जहाज़ के डेक पर बैठकर के उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। चूँकि लंबा टाइम लग जाता था उस टाइम पे यात्रा करने में, तो जितने दिनों का यात्रा का समय था उनका, उतने दिन में उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हिंद स्वराज उन्होंने रखा था। इस पुस्तक के संदर्भ में कुछ और बातें हैं। यह इंडियन ओपिनियन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, जिससे अंग्रेज़ों ने यह कहते हुए प्रतिबंधित कर दिया था कि इसमें राजद्रोह घोषित सामग्री है। अंग्रेज़ों ने इस पर बैन लगा दिया था। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हिंद स्वराज जो है मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। चूँकि महात्मा गांधी गुजराती थे तो उन्होंने सबसे पहले जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो उन्होंने गुजराती में लिखी थी, फिर इसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अंग्रेजी अनुवाद स्वयं गांधी जी ने किया था और अमेरिका में यह किताब शर्मन ऑन द सी के नाम से प्रकाशित की गई थी और उनके कुछ अंग्रेज साथियों ने मिलकर के इसे प्रकाशित किया था। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद अमृतलाल ठाकुरदास नानावटी जी ने किया था। अब इस पुस्तक से कुछ इम्पोर्टेंट पाठ को मैंने लिया है। सबसे पहला जो पाठ है स्वराज्य क्या है, और इस पाठ में गांधी जी के विचार हम समझेंगे। तो ब्रीफली थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते चलते हैं। और यह पुस्तक जो है एक संवाद के रूप में लिखी गई है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि इंटरव्यू के तौर पर लिखी गई है, जिसमें पाठक और संपादक के बीच संवाद है, ठीक है। और यहाँ पे पाठक जो है वो सवाल पूछते हैं और संपादक महोदय उसका उत्तर देते हैं। संपादक एक तरह से आप कह लीजिए कि वो महात्मा गांधी हैं जो विभिन्न प्रकार के सवालों का जवाब दे रहे हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में वो अपना मत रख रहे हैं। और सबसे पहला यहाँ पे सवाल देखेंगे तो कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया, बंग भंग से जागृति कैसे हुई, अशांति और असंतोष कैसे फैले, यह सब जाना। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्वराज्य के बारे में आपके क्या ख्याल हैं। मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फ़र्क हो। तो संपादक के तौर पर गांधी जी का कहना है कि फ़र्क होना मुमकिन है। स्वराज्य के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं, लेकिन वह क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुँचे। अंग्रेज़ों को निकाल बाहर करना चाहिए, यह विचार बहुतों के मुंह से सुना जाता है, लेकिन उन्हें क्यों निकालना चाहिए इसका कोई ठीक ख्याल नहीं किया गया हो, ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ, मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज़ हमें दे दें, तो फिर उन्हें यहाँ से निकाल देने की ज़रूरत क्या आप समझते हैं। आगे पाठक कहते हैं कि मैं तो उनसे एक ही चीज़ मांगूंगा, वह है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। यह मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं। तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करें कि वे यहीं रहते हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में
कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। तो संपादक कहते हैं कि अच्छा, हम मान लें कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो इस प्रश्न के उत्तर में पाठक कहते हैं, इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बाद की हालत का आधार रहेगा। मान लें कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए, तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। संपादक कहते हैं, आप भले ही ऐसा माने, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वह जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। और हम अंग्रेज को क्यों निकालना चाहते हैं, ये पहला सवाल वो कहते हैं। पाठक के तौर पर वो जवाब खुद ही तैयार करते हैं कि इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से दान ले जाते हैं। वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं। हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते हैं। फिर सवाल अगला, अगर वे दहन बाहर ना ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दे दें, तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? पाठक के तौर पर जवाब है कि यह सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप यानी कि सूरत पलट दे तो उसकी भाईबंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा। यह सिर्फ वक्त बर्बाद करने की खातिर ही। अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं है वह होगा। ऐसा मनुष्य की रीत ही नहीं है। संपादक के तौर पर एक और सवाल, कनाडा को जो राजसत्ता मिली है, बोअर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसे ही हमें मिले तो? पाठक के तौर पर इसका जवाब है कि यह भी बेकार सवाल है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों के जितनी सत्ता जब अंग्रेज़ हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे। जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान। अपना जंगी बेड़ा, अपनी फ़ौज और अपनी जाहूज़ लाली यानी कि समृद्धि मालामाली होगी, और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। यह तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें अंग्रेजी राज तो चाहिए, पर अंग्रेज शासक नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज्य नहीं है। पाठक के तौर पर फिर से जवाब है कि मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वह अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर, मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हों, अंग्रेज़ों की पार्लियामेंटों की माता हो, तो फिर बेशक मुझे लगता है कि हमें उनके नकल करनी चाहिए। वह यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते, वैसे हम भी दूसरों को घुसने ना दें। यूँ तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन अब आप अपने विचार बताइए। संपादक के तौर पर गांधी जी का कहना है कि अभी देर है। मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए फ़िलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूँगा कि जिससे आप स्वराज्य कहते हैं वह सचमुच स्वराज्य नहीं है। अब इस संवाद से यहाँ पे अर्थ ये निकल रहा है कि एक तरफ तो कुछ लोगों का विचार उस टाइम पे ये था कि अंग्रेज़ों को बाहर कर दिया जाए, बाकी जो अंग्रेज़ी पद्धति है, अंग्रेज़ी शासन की जो प्रणाली है उसको वैसे ही रखा जाए। कुछ लोगों का ये विचार था, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे, और उनके क्या जवाब हैं वो आगे हम लोग इसमें समझेंगे। लेकिन उनका जवाब स्पष्ट रूप से यहाँ पे उनका संकेत मिल रहा है कि केवल अंग्रेज़ों को बाहर करना ही नहीं है, बल्कि उनके तमाम सिस्टम को भारत से हटाना होगा, और भारत की जो प्राचीन, भारत की जो गौरवशाली परंपरा रही है उसे पुनर्स्थापित करना होगा, तभी हमें सच्चा स्वराज मिलेगा। वैसे भी आगे देखिए गांधी जी का क्या दर्शन है। यहाँ पे एक चैप्टर है सभ्यता का दर्शन, इसे मैंने यहाँ पर लिया है इसको समझने के लिए। अब देखिए पाठक के तौर पर यहाँ पे कहा गया है कि अब तो आपको सभ्यता की भी बात करनी होगी।
आपके हिसाब से तो यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। संपादक के रूप में कहते हैं कि मेरे हिसाब से ही नहीं बल्कि अंग्रेज लेखकों के हिसाब से भी यह सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। उसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। वहाँ इस सभ्यता के खिलाफ बंडल भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक ने सभ्यता, उसके कारण और उसकी दवा नाम की किताब लिखी है। उसमें उसने यह साबित किया है कि यह सभ्यता एक तरह का रोग है, एक तरह की बीमारी है। यानी कि उस टाइम पे जो अंग्रेजी सभ्यता थी उसके बारे में यहाँ पर गांधी जी रेफरेंस दे रहे हैं कि अंग्रेज लेखक भी खुद मानते थे कि यह सभ्यता जो अंग्रेज़ों ने विकसित की है यह एक तरह की बीमारी है। पाठक के तौर पर एक सवाल, यह सब हम क्यों नहीं जानते? संपादक के तौर पर इसका उत्तर, इसका कारण तो साफ है। कोई भी आदमी अपने खिलाफ जाने वाली बात करे ऐसा शायद ही होता है। आज की सभ्यता के मुंह में फंसे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे, उल्टे उसको सहारा मिले ऐसी ही बात और दलीलें ढूंढेंगे। यह वे जानबूझकर करते हैं ऐसा भी नहीं है। वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं। नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे ही वह सही मानता है। जब उसकी आँख खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है। हम जो बातें पढ़ते हैं वे सभ्यता की हिमायत करने वालों की लिखी बातें होती हैं। उनमें बहुत होशियार और भले आदमी हैं। उनके लेखों से हम चौंधिया जाते हैं। यूँ एक के बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है। यह बात आपने ठीक कही। अब आपने जो कुछ पढ़ा और सोचा है उसका ख्याल मुझे दीजिए। तो संपादक के तौर पर गांधी जी कहते हैं, पहले तो हम यह सोचें कि सभ्यता किस हालत का नाम है। इस सभ्यता की सही पहचान तो यह है कि लोग बाहरी दुनिया की खोजों में और शरीर के सुख में धन्यता, सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। यानी कि गांधी जी का कहना है कि लोग भौतिक सुखों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसकी कुछ मिसालें लें। 100 साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे उनसे ज़्यादा अच्छे घरों में आज वे रहते हैं। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। इसमें शरीर के सुख की बात है। इसके पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे। अब वे लंबे पतलून पहनते हैं और शरीर को सजाने के लिए तरह तरह के कपड़े पहनते हैं और भाले के बदले अब एक के बाद एक 5 गोलियां छोड़ सके ऐसी चक्कर वाली बंदूक इस्तेमाल करते हैं। यह सभ्यता की निशानी है। किसी मुल्क के लोग जो जूते वगैरह नहीं पहनते हों, जब यूरोप के कपड़े पहनना सीखते हैं तो जंगली हालत में से सभ्य हालत में आए हुए माने जाते हैं। उस टाइम पे ऐसा था कि अंग्रेज़ लोग खुद को सभ्य मानते थे और बाकी दुनिया को असभ्य मानते थे। और उन्होंने एक टर्म दिया था इंग्लिश मैन्स बर्डन, कि अंग्रेज़ों का यह बोझ है कि वे पूरी दुनिया को सभ्य बना सकें। इस तरह से वे खुद अपने आप को सजा संवार करके रखते हैं, पूरी दुनिया को वो उसी तरह का करना चाहते थे। और जो लोग इस तरह का नहीं होते थे, उनके जैसे नहीं होते थे, उनको वो बारबेरियन कहते थे, असभ्य कहते थे, जंगली कहते थे। तो गांधी जी वही कह रहे हैं कि और ऐसे लोग जब उनकी तरह कपड़े पहनने लगते हैं तो खुद को सभ्य मानने लग जाते हैं। पहले यूरोप में लोग मामूली हल की मदद से अपने लिए जात मेहनत करके ज़मीन जोतते थे। उसकी जगह आज भाप के यंत्रों से हल चलाकर एक आदमी बहुत सारी ज़मीन जोत सकता है और बहुत सा पैसा जमा कर सकता है। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। मतलब कि जैसे जैसे दुनिया अर्थव्यवस्था की ओर भाग रही है तो अर्थव्यवस्था की ओर भागना ही और ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुखों को इकट्ठा करना ही सभ्यता की निशानी माने जाने लगी। गांधी जी इसी बात को रेफरेंस दे रहे हैं। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। पहले कुछ लोग ही किताबें लिखते थे और वे अनमोल मानी जाती थी, और आज हर कोई चाहे जो लिखता है और छपवाता है और लोगों के मन को भरमाता है। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग बैलगाड़ी से रोज़ 12 कोस की मंजिल तय करते थे, आज रेलगाड़ी से 400 कोस की मंजिल मारते हैं। यह तो सभ्यता की चोटी यानी कि शिखर मानी गई है। यह सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे यह सोचा जाता है कि लोग हवाई जहाज़ से सफ़र करेंगे और थोड़े ही मिनटों में दुनिया के किसी भी भाग में जा पहुंचेंगे। लोगों को हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक बटन दबाया कि आदमी के सामने पहनने की पोशाक हाजिर हो जाएगी, दूसरा बटन दबाया कि उसे अखबार मिल जाएंगे, तीसरा दबाया कि उसके लिए गाड़ी तैयार हो जाएगी। हर हमेशा नए भोजन मिलेंगे, हाथ पैर का काम ही नहीं पड़ेगा, सारा काम मशीन से ही किया जाएगा।
पहले जब लोग लड़ना चाहते तो एक दूसरे का शरीर बल आजमाते थे, आज तो तोप के एक गोले से हज़ारों की जानें ली जा सकती हैं और यही सभ्यता की निशानी है। गांधी जी एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं आधुनिक सभ्यता के ऊपर। पहले लोग खुली हवा में अपने को ठीक लगे उतना काम स्वतंत्रता से करते थे, अब हजारों आदमी अपने गुजारे के लिए इकट्ठा होकर बड़े बड़े कारखानों में या खानों में काम करते हैं। उनकी हालत जानवर से भी बदतर हो गई। उन्हें शीशे वगैरह के कारखानों में जान को जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है और इसका लाभ पैसेदार लोगों को मिलता है। पहले लोगों को मारपीट कर गुलाम बनाया जाता था, आज लोगों को पैसे का और भोग का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है। पहले जैसे रोग नहीं थे वैसे रोग आज लोगों में पैदा हो गए हैं और उसके साथ डॉक्टर खोज करने लगे हैं कि ये रोग कैसे मिटाए जाएं। ऐसा करने से अस्पताल बढ़े हैं। यह सभ्यता की निशानी मानी जाती है। पहले लोग पत्र लिखते थे तब खास कासिद उसे ले जाता था और उसके लिए काफ़ी खर्च लगता था। आज मुझे किसी को गालियाँ देने के लिए पत्र लिखना हो तो 1 पैसे में मैं गालियाँ दे सकता हूँ। किसी को मुझे मुबारकबाद देना हो तो भी मैं उसी दाम में पत्र भेज सकता हूँ। यह सभ्यता की निशानी है। पहले लोग 2 या 3 बार खाते थे और वह भी खुद से पकाई हुई रोटी और थोड़ी तरकारी। अब तो हर 2 घंटे पर खाना चाहिए और वह यहाँ तक कि लोगों को खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और कितना कहूँ, यह सब आप किसी भी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ये सब सभ्यता की सच्ची निशानियाँ मानी जाती हैं और अगर कोई भी इससे भिन्न बात समझाए तो वह भोला है, ऐसा निश्चय ही मानिए। सभ्यता तो मैंने जो बताई वही मानी जाती है, उसमें नीति या धर्म की बात ही नहीं। सभ्यता के हिमायती साफ कहते हैं कि उनका काम लोगों को धर्म सिखाने का नहीं है। धर्म तो ढोंग है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग धर्म का दंभ करते हैं, नीति की बातें भी करते हैं। फिर भी मैं आपसे 20 बरस के अनुभव के बाद कहता हूँ कि नीति के नाम से अनीति सिखलाई जाती है। नीति के नाम से अनीति सिखलाई जाती है। ऊपर की बातों में नीति हो ही नहीं सकती, यह कोई बच्चा भी समझ सकता है। शरीर का सुख कैसे मिले, यही आज की सभ्यता ढूंढती है और यही देने की वह कोशिश करती है, परंतु वह सुख भी नहीं मिल पाता। यह सभ्यता तो अधर्म है और यह यूरोप में इतने दर्जे तक फैल गई है कि वहाँ के लोग आधे पागल जैसे दिखने में आते हैं। उनमें सच्ची कुव्वत नहीं है, वे नशा करके अपनी ताकत कायम रखते हैं। एकांत में वे बैठ ही नहीं सकते। जो स्त्रियां घर की रानियां होनी चाहिए उन्हें गलियों में भटकना पड़ता है या कोई मजदूरी करनी पड़ती है। इंग्लैंड में ही 40 लाख गरीब औरतों को पेट के लिए सख्त मजदूरी करनी पड़ती है और आजकल इसके कारण सफ्रेजेट का आंदोलन चल रहा है। यह सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धरकर बैठे रहेंगे तो सभ्यता की चपेट में आए हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब की सीख के मुताबिक यह शैतानी सभ्यता है। हिंदू धर्म इसे निरा कलयुग कहता है। मैं आपके सामने सभ्यता का हूबहू चित्र नहीं खींच सकता, यह मेरी शक्ति के बाहर है, लेकिन आप समझेंगे कि सभ्यता के कारण अंग्रेज प्रजा में सड़न ने घर कर लिया है। यह सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद नाशवान है। इससे दूर रहना चाहिए और इसीलिए ब्रिटिश और दूसरी पार्लियामेंटें बेकार हो गई हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेज प्रजा की गुलामी की निशानी है, यह पक्की बात है। आप पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। इसमें आप अंग्रेज़ों का दोष ना निकालें, उन पर तो हमें दया आनी चाहिए। वे काबिल प्रजा हैं, इसलिए किसी दिन उस जाल से निकल जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। वे साहसी और मेहनती हैं, मूल में उनके विचार अनीति भरे नहीं हैं, इसलिए उनके बारे में मेरे मन में उत्तम ख्याल नहीं है। उनका दिल बुरा नहीं है। यह सभ्यता उनके लिए कोई अमिट रोग नहीं है, लेकिन अभी भी उस रोग में फंसे हुए हैं, यह तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने गांधी जी ने यहाँ तक के बिंदु में हम लोगों ने देखा कि महात्मा गांधी ने जो वर्तमान सभ्यता है, आधुनिक सभ्यता है, इसका उन्होंने एक तरह से व्यंग्य किया है, इसके ऊपर व्यंग्य किया है। गांधी जी के अकॉर्डिंग आज जितनी भी चीज़ें हैं, जो तमाम चीज़ें हम लोग अभी भी देख रहे हैं वर्तमान समय में, तो और बढ़ गया है। गांधी जी ने उस टाइम पे कहा था, जो चीज़ उस टाइम पे उन्होंने जो बताया था वो आज भी सच हो रहा है। तो एक तरह से पश्चिमी सभ्यता को आज भी हम लोग फॉलो कर ही रहे हैं और गांधी जी के अकॉर्डिंग ये जो सभ्यता है एक प्रकार की बीमारी है। और आगे अब देख लेते हैं सच्ची सभ्यता कौन सी है। तो इसमें पाठक ने कहा कि आपने रेल को रद्द कर दिया, वकीलों की निंदा की, डॉक्टरों को दबा दिया, तमाम कल काम यानी कि यंत्र काम को भी आप नुकसानदेह मानेंगे, ऐसा मैं देख सकता हूँ।
तब सभ्यता कहें तो किसे कहें। ऐसा सवाल पूछा पाठक ने कि आप सारी चीज़ों की निंदा कर रहे हैं, सारी चीज़ें मनुष्य के लिए, मानवता के लिए अगर हानिकारक हैं तो फिर आखिर सभ्यता है क्या। अब इसका जवाब सुनिएगा। इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है उसको दुनिया में कोई नहीं पहुँच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके ऐसी कोई चीज़ देखने में नहीं आई। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का सिर्फ नाम ही रह गया, मिस्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया और चीन का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन गिरा टूटा जैसा भी हो, हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। अच्छा, ये जो पाठ है एक इंटरमीडिएट के इंग्लिश बुक में एक लेसन है गांधी जी के नाम से, इंडियन सिविलाइजेशन करके एंड इट्स कल्चर। तो उसमें उन्होंने यही सारी चीज़ें जो है उस पाठ में दी गई हैं। तो इसी बुक से, हिंद स्वराज के बुक से ही उसे लिया गया है। तो यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी तमाम तरह की सभ्यताएं आई हैं वे सभी नष्ट भी हो गई, उनका पतन भी हो गया, लेकिन हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। जो रोम और ग्रीस गिर चुके हैं उनकी किताबों से यूरोप के लोग सीखते हैं। उनकी गलतियां वे नहीं करेंगे ऐसा गुमान रखते हैं, ऐसे उनकी कंगाल हालत है। ठीक है, जबकि हिंदुस्तान अचल है, अडिग है, यही उसका भूषण है। हिंदुस्तान पर आरोप लगाया जाता है कि वो ऐसा जंगली, ऐसा अज्ञान है कि उसे जीवन में कुछ फेरबदल कराए ही नहीं जा सकते। यह आरोप हमारा गुण है। यह जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते हैं कि हिंदुस्तान के लोग असभ्य हैं, जंगली हैं, पुराने तौर तरीके वाले हैं, यही हमारा गुण है, दोष नहीं है। अनुभव से जो हमें ठीक लगा है उसे हम क्या बदलेंगे। बहुत से अकल देने वाले आते जाते रहे हैं, पर हिंदुस्तान अडिग रहता है। यही उसकी खूबी है, यही उसका लंगर है। सभ्यता वह आचरण है। देखिए यहाँ पे सभ्यता क्या है इसके बारे में गांधी जी बता रहे हैं। सच्ची सभ्यता गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है, तो यहाँ पर आप इसको समझिएगा कि सभ्यता वह आचरण है, यानी कि वर्ताव है, जिससे आदमी अपना फ़र्ज अदा करता है। फ़र्ज अदा करने के मानी है नीति का पालन करना। जो नीति बनाए गए हैं प्रकृति के द्वारा, उसका पालन करना। नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना, अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना, और ऐसा करते हुए हम अपने को, अपनी असलियत को पहचानते हैं। यही सभ्यता है। इससे जो उल्टा है वह बिगाड़ करने वाला है। बहुत से अंग्रेज लेखक लिख गए हैं कि ऊपर की व्याख्या के मुताबिक हिंदुस्तान को कुछ भी सिखाना बाकी नहीं रह जाता है। यह बात ठीक है। हमने देखा कि मनुष्य की वृत्तियाँ, भावनाएं, जज्बे चंचल हैं। उसका मन बेकार की दौड़ धूप में किया करता है। उसका शरीर जैसे जैसे ज़्यादा दिया जाए वैसे वैसे ज़्यादा मांगता है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। ज़्यादा लेकर भी वह सुखी नहीं होता। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है। इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी। बहुत सोचकर उन्होंने देखा कि सुख दुख तो मन के कारण है। अमीर अपनी अमीरी की वजह से सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखने में आता है और गरीब सुखी देखने में आता है। करोड़ों लोग तो गरीब ही रहेंगे, ऐसा देखकर उन्होंने भोग की वासना छुड़वाई। हजारों साल पहले जो हल काम में लिया जाता था उससे हमने काम चलाया। हजारों साल पहले जैसे झोपड़े थे उन्हें हमने कायम रखा। हजारों साल पहले जैसे हमारी शिक्षा थी वही चलती आई। हमने नाशकारक होड़ को समाज में जगह नहीं दी। सब अपना अपना धंधा करते हैं, उसमें उन्होंने दस्तूर के मुताबिक दाम लिया। ऐसा नहीं था कि हमें यंत्र वगैरह की खोज करना ही नहीं आता था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा कि अगर यंत्र वगैरह की झंझट में पड़ेंगे तो गुलाम ही बनेंगे। और ये वास्तविकता है कि आज इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एआई का अब प्रचलन बढ़ रहा है, तो एक तरह से इंसान मशीनों का गुलाम होता ही जा रहा है। और गांधी जी की ये बातें अगर मानी नहीं गई तो आने वाले टाइम पे इसका बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उन्होंने सोच समझ करके कहा कि हमें अपने हाथ पैरों से जो काम हो सके वही करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो हमारी परंपरा बनाई रखी थी उसके पीछे का वही कारण था। चूँकि हम अपने पुराणों में, धर्मशास्त्रों में देखते हैं कि
जो साइंस आज के समय में नहीं खोज सका है वो उस टाइम खोजा जा चुका था। तो उसी को रेफरेंस लेकर के गांधी जी का ये सारा कुछ कहना है। हाथ पैरों का इस्तेमाल करने में ही सच्चा सुख है, उसी में तंदुरुस्ती है। जिस तरह से मशीनी युग आ गया है, आज तमाम तरह की बीमारियां इंसानों के शरीर में आ पड़ी हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शरीर का इनएक्टिव हो जाना है। तमाम तरह की मशीनें आ गई हैं, हर काम करने के लिए मशीन आ गई है। तो बॉडी अगर डीएक्टिवेट हो जाएगा तो उस बॉडी में जो फंक्शन होना चाहिए वो फंक्शन नहीं होगा, और उसकी वजह से बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, बहुत सारे जो सेल्स हैं वो बेकाम के हो जाएंगे, और जब वो बेकाम के हो जाएंगे तो वो तरह तरह की बीमारियां शरीर में पैदा करेंगे। तो उन्होंने सोचा कि बड़े शहर खड़े करना बेकार ही झंझट है, उनमें लोग सुखी नहीं होंगे, उनमें धूर्तों ठगों की टोलियां और वेश्याओं की गलियां पैदा होंगी, गरीब अमीरों से लूटे जाएंगे। इसलिए उन्होंने छोटे देहातों से संतोष माना। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार के बनस्पत नीति का बल ज़्यादा बलवान है, इसलिए उन्होंने राजाओं की नीतिवान पुरुषों, ऋषियों और फ़कीरों से कम दर्जे का माना। राजाओं को नीतिवान पुरुषों, ऋषियों और फ़कीरों से कम दर्जे का माना गया। ऐसे जिस राष्ट्र की गठन है वह राष्ट्र दूसरों को सिखाने लायक है, वह दूसरों से सीखने लायक नहीं है। आगे गांधी जी कहते हैं, इस राष्ट्र में अदालतें थी, वकील थे, डॉक्टर, वैद्य थे, लेकिन वे सब ठीक ढंग से नियम के मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि ये धंधे बड़े नहीं हैं, और वकील, डॉक्टर वगैरह लोगों में लूट नहीं चलाते थे। वे तो लोगों के आश्रित थे, वे लोगों के मालिक बनकर नहीं रहते थे। इंसाफ काफ़ी अच्छा होता था। अदालतों में न जाना यह लोगों का ध्येय था। उन्हें भरमाने वाले स्वार्थी लोग नहीं थे। इतनी सड़न भी सिर्फ राजा और राजधानी के आसपास ही थी। यूँ आम प्रजा तो से स्वतंत्र रह कर के अपने खेत का मालिकी हक भोगती थी। उसके पास सच्चा स्वराज्य था। तो सच्चा स्वराज गांधी जी के अकॉर्डिंग गांव देहात में था, आम जनता के पास था। और जहां आज यह चांडाल सभ्यता नहीं पहुंची है, वहां हिंदुस्तान आज भी वैसा ही है। उसके सामने आप अपने नए ढोंगों की बात करेंगे तो वह आपकी हंसी ही उड़ाएगा। उस पर ना तो अंग्रेज राज करते हैं, ना आप कर सकेंगे। जिन लोगों के नाम पर हम बात करते हैं उन्हें हम पहचानते नहीं हैं, ना वे हमें पहचानते हैं। आपको और दूसरों को जिनमें देश प्रेम है, मेरी सलाह है कि आप देश में जहां रेल की बाढ़ नहीं फैली है उस भाग में 6 माह के लिए घूम आएँ और बाद में देश की लगन लगाएं, बाद में स्वराज्य की बात करें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने देश को समझिएगा, आप अपने सच्चे स्वराज को समझिएगा। अब आपने देखा कि सच्ची सभ्यता मैं किस चीज़ को कहता हूँ। अब गांधी जी ने कंक्लूड कर दिया कि सच्ची सभ्यता मेरे अकॉर्डिंग क्या है। मेरे अकॉर्डिंग वो जो पुरानी सभ्यता हमारी थी, जो हमारे पुरखों ने रखी थी, जो हमारी परंपरा थी, सांस्कृतिक विरासत थी, वही हमारी सच्ची सभ्यता है। ऊपर मैंने जो तस्वीर खींची है वैसा हिंदुस्तान जहाँ हो वहाँ जो आदमी फेरफार करेगा उसे आप दुश्मन समझिए, वह मनुष्य पापी है। तो ऐसे हिंदुस्तान की जो अनमोल सभ्यता के साथ जो छेड़छाड़ करेगा वह हिंदुस्तान का सच्चा दुश्मन है। अब पाठक कहते हैं कि आपने जैसा बताया वैसा ही हिंदुस्तान होता तब तो ठीक था, लेकिन जिस देश में हजारों बाल विधवाएं हैं, जिस देश में 2 बरस के बच्चे की शादी हो जाती है, जिस देश में 12 साल की उम्र के लड़के लड़कियां घर संसार चलाते हैं, जिस देश में स्त्री एक से ज़्यादा पति करती है, जिस देश में नियोग की प्रथा है, जिस देश में धर्म के नाम पर कुमारिकाएँ वेश्वाएँ बनती हैं, जिस देश में धर्म के नाम पर पाड़ों और बकरों की हत्या होती है, वह देश भी हिंदुस्तान ही है। ऐसा होने पर भी आपने जो बताया वह क्या सभ्यता की निशानी है, सभ्यता का लक्षण है। अब गांधी जी इसका क्या जवाब देते हैं। आप भूलते हैं आपने जो दोष बताए वे तो सचमुच दोष ही हैं, उन्हें कोई सभ्यता नहीं कहता। वे दोष सभ्यता के बावजूद कायम रहे हैं, उन्हें दूर करने के प्रयत्न हमेशा हुए हैं और होते ही रहेंगे। हम में जो नया जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग हम इन दोषों को दूर करने में कर सकते हैं। तो यहाँ एक तरह से गांधी जी कहते हैं कि जितनी भी सभ्यताएं कुछ न कुछ दोष तो सभी सभ्यताओं में होती हैं,
तो उसी तरह से हमारी सभ्यता में भी कुछ दोष रहे हैं और जिन्हें दूर करना है। मैंने आपको आज की सभ्यता की जो निशानी बताई उसे इस सभ्यता के हिमायती खुद बताते हैं। मैंने हिंदुस्तान की सभ्यता का जो वर्णन किया वह वर्णन नई सभ्यता के हिमायती ने किया है। किसी भी देश में किसी भी सभ्यता के मातहत सभी लोग संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाए हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता का झुकाव नीति को मजबूत करने की ओर है, पश्चिम की सभ्यता का झुकाव अनीति को मजबूत करने की ओर है। इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिम की जो सभ्यता है वह निरीश्वरवादी है, खुदा में नहीं मानने वाली, मतलब ईश्वर को मानने वाली नहीं है, और हिंदुस्तान की सभ्यता ईश्वर को मानने वाली है। यूँ समझकर ऐसी श्रद्धा रखकर हिंदुस्तान के हित चिंतकों को चाहिए कि वे हिंदुस्तान की सभ्यता से बच्चा जैसे माँ से चिपटा रहता है वैसे चिपटे रहें, मतलब अपनी जो सभ्यता है उसे बनाए रखें। तो ये सभ्यता के संदर्भ में गांधी जी का कहना था। अब थोड़ा सा शिक्षा के संदर्भ में आ जाते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी का क्या कहना है। तो पाठक के मुताबिक एक यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि आपने इतना सारा कहा परंतु उसमें कहीं भी शिक्षा तालीम की ज़रूरत तो बताई ही नहीं। हम शिक्षा की कमी की हमेशा शिकायत करते हैं। लाजमी तालीम देने का आंदोलन हम सारे देश में देखते हैं। महाराजा गायकवाड़ ने अपने राज्य में लाजमी शिक्षा शुरू की है, उसकी ओर सबका ध्यान गया है, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह सारी कोशिश क्या बेकार ही समझनी चाहिए? तो संपादक के तौर पर गांधी जी का कहना है कि अगर हम अपनी सभ्यता को सबसे अच्छी मानते हैं तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वह कोशिश ज़्यादा बेकार ही है। महाराजा साहब हमारे दूसरे धुरंधर नेता सबको तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें उनका हेतु निर्मल है। उनका हेतु निर्मल है क्या मतलब उनका जो उद्देश्य है, उनकी जो सोच है वह शुद्ध है, इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिए। लेकिन उनके हेतु का जो नतीजा आने की संभावना है उसे हम छिपा नहीं सकते। शिक्षा तालीम का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो निकल कर के आ जाएंगी। इस चैप्टर का कंक्लूजन जो है वो निकल कर के आ जाएगा, इसलिए उसको अच्छे से समझिएगा। शिक्षा का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही हो तो वह तो एक साधन जैसी हुई। उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। जिस तरह से एक शस्त्र औजार से चीर फाड़ करके बीमार को अच्छा किया जा सकता है और वही शस्त्र किसी की जान लेने के लिए भी काम में लाया जा सकता है, तो अक्षर ज्ञान भी ऐसा है। अक्षर का जो ज्ञान जिसे हम लोग शिक्षा कहते हैं वह भी ऐसा ही है गांधी जी के मुताबिक। बहुत से लोग उसका बुरा उपयोग करते हैं, यह तो हम देखते ही हैं। उसका अच्छा उपयोग प्रमाण में कम ही लोग करते हैं। यह बात अगर ठीक है तो इससे यह साबित होता है कि अक्षर ज्ञान से दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है। शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है। शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान होता है। लोगों को लिखना पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है ना, उससे मामूली तौर पर दुनियावी ज्ञान है। अपने माँ बाप के साथ कैसे बरतना है, मतलब कैसे व्यवहार करना है, अपनी स्त्री के साथ कैसे व्यवहार करना है, बच्चों से कैसे पेश आना। जिस गांव देहात में वह बसा हुआ है वहाँ उसकी चाल ढाल कैसी होनी चाहिए, इस सब का उसे काफ़ी ज्ञान है। वह नीति के नियम को समझता है और उनका पालन करता है, लेकिन वह अपने दस्तखत करना नहीं जानता। इस आदमी को आप अक्षर ज्ञान दे करके क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में आप कौन सी बढ़ती करेंगे? क्या उसकी झोपड़ी या उसकी हालत के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा करना चाहते हैं? ऐसा करना हो तो भी उसे अक्षर ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। पश्चिम के असर के नीचे आकर हमने यह बात चलाई है कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम आगे पीछे की बात सोचते ही नहीं हैं। गांधी जी का यहाँ स्पष्ट कहना है कि जिस शिक्षा को मैकाले ने चलाया है और आज पूरे देश भर में लोग उसी शिक्षा के पीछे पागल हो जा रहे हैं, उसी शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं। दरअसल ये अच्छी शिक्षा नहीं है, यह केवल अक्षर ज्ञान है जो लोगों को लिखना पढ़ना हस्ताक्षर करना सिखाती है। लेकिन जो मूल बातें हैं, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, जो इंसान की मतलब कि जो नीतिगत वो एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो इस शिक्षा में नहीं है। आगे कहते हैं कि अब उच्च शिक्षा को लें। मैं भूगोल विद्या सीखा, खगोल विद्या सीखा,
बीजगणित भी मुझे आ गया, रेखा गणित का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, भूगर्भ विद्या को भी मैं पी गया। लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने वह ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान हक्सली हुए, उन्होंने क्या कहा शिक्षा के बारे में कि उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके बस में रहता है। बस में रहता मतलब वश में रहता है। जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है। जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी, इंसाफ को परखने वाली, उसने सच्ची शिक्षा पाई है। जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, जिसके मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है, ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित, तालीमशुदा माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। तो हक्सली के मुताबिक ये सारी बातें गांधी जी ने रेफरेंस के रूप में दी है कि अगर यही सच्ची शिक्षा हो तो मैं कसम खाकर कहूँगा कि ऊपर जो शास्त्र मैंने गिनाए हैं उनका उपयोग मेरे शरीर या मेरी इंद्रियों को वश में करने के लिए मुझे नहीं करना पड़ा। इसलिए प्राइमरी शिक्षा को लीजिए या उच्च शिक्षा को लीजिए, उसका उपयोग मुख्य बात में नहीं होता। उससे हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। पाठक के तौर पर अगला सवाल किया जाता है कि अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं वह किसकी बदौलत कह रहे हैं? अगर आपने अक्षर ज्ञान और उच्च शिक्षा नहीं पाई होती तो ये सब बातें आप मुझे कैसे समझा पाते? उस पाठक के तौर पर गांधी जी कहते हैं कि आपने अच्छी सुनाई, लेकिन आपके सवाल का मेरा जवाब भी सीधा ही है। अगर मैंने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता। अब ये बातें कहकर मैं उपयोगी बनने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा करते हुए जो कुछ मैंने पढ़ा उसे मैं काम में लाता हूँ और उसका उपयोग, अगर वह उपयोग हो तो मैं अपने करोड़ों भाइयों के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए ही कर सकता हूँ। इससे भी मेरी ही बात का समर्थन होता है। मैं और आप दोनों गलत शिक्षा के पंजे में फंस गए थे, उसमें से मैं अपने को मुक्त हुआ मानता हूँ। अब वह अनुभव मैं आपको देता हूँ और उसे देते समय ली हुई शिक्षा का उपयोग करके उसमें रही सड़न मैं आपको दिखाता हूँ। इसके सिवा आपने जो बात मुझे सुनाई उसमें आप गलती खा गए, क्योंकि मैंने अक्षर ज्ञान को बुरा नहीं कहा है। मैंने तो इतना ही कहा है कि उस ज्ञान की हमें मूर्ति की तरह पूजा नहीं करनी चाहिए। वह हमारी कामधेनु, मनचाहा देने वाली गाय नहीं है। कामधेनु मतलब जो दूध देने वाली जो गाय होती है उसे कामधेनु कहा जाता है। तो वह हमारी कामधेनु नहीं है। वह अपनी जगह पर शोभा दे सकता है और वह जगह यह है जब मैंने और आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जब हमने नीति की नींव मजबूत बना ली हो, तब अगर हमें अक्षर ज्ञान पाने की इच्छा हो तो उसे पाकर हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मतलब अक्षर ज्ञान से पहले नीति का ज्ञान जरूरी है गांधी जी के अकॉर्डिंग। हम अपने मन और अपनी इंद्रियों को वश में कर लें, यानी कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है, हमारा बॉडी वही करे जो हम अपने नीति के अकॉर्डिंग सही समझते हैं, वो नहीं जो अनीतिगत हो, जो अधर्म हो, जो प्रकृति के विरुद्ध हो। वह शिक्षा आभूषण के रूप में अच्छी लग सकती है, लेकिन अक्षर ज्ञान का अगर आभूषण के तौर पर ही उपयोग हो तो ऐसी शिक्षा को लाजमी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पुराने स्कूल ही काफ़ी हैं, वहाँ नीति को पहला स्थान दिया जाता है। वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है। उस पर हम जो इमारत खड़ी करेंगे वह टिक सकेगी। मतलब अच्छी शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पर गांधी जी के अकॉर्डिंग है, सबसे पहले इंसान का चरित्र अच्छा होना चाहिए और तब उसका अक्षर ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो फिर वह अक्षर ज्ञान सीख करके और विषैला सर्प बन जाता है। पाठक के तौर पर एक और सवाल, तब क्या मेरा यह समझना ठीक है कि आप स्वराज्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं मानते?
अब यहाँ पर संपादक के तौर पर गांधी जी कहते हैं कि मेरा जवाब हाँ और नहीं दोनों है। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने इस शिक्षा की जो बुनियाद डाली वह सचमुच गुलामी की बुनियाद थी। उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसा मैं नहीं सुझाना चाहता, लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है। यह कितने दुख की बात है कि हम स्वराज्य की बात भी पराई भाषा में करते हैं। जिस शिक्षा को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है वह हमारा सिंगार बनती है, यह जानने लायक है। उन्हीं के विद्वान कहते रहते हैं कि इसमें यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है। वे जिसे भूल से गए हैं उसी से हम अपने अज्ञान के कारण चिपके रहते हैं। उनमें अपनी भाषा की उन्नति करने की कोशिश चल रही है। वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा सा परगना है, उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है। ऐसी भाषा का अब जीर्णोद्धार हो रहा है। अंग्रेजी के बारे में गांधी जी कह रहे हैं कि अब जो है अंग्रेजी का इतना ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। और अंग्रेजी कहाँ से आई? वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा सा परगना है, छोटा सा स्थान है, और उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अब यही भाषा जो है अंग्रेज़ों के द्वारा फैलाई जा रही है। वेल्स के बच्चे वेल्स भाषा में ही बोलें, ऐसी कोशिश वहाँ चल रही है। इसमें इंग्लैंड के खजांची लॉर्ड जॉर्ज का बड़ा हिस्सा लेते हैं। और हमारी दशा कैसी है, हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं तब गलत अंग्रेजी में लिखते हैं। एक साधारण एमए पास आदमी भी ऐसी गलत अंग्रेजी से बचा नहीं होता है। हमारे अच्छे से अच्छे विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेजी। हमारी कांग्रेस का कारोबार भी अंग्रेजी में चलता है। अगर ऐसा लंबे अरसे तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका शाप, उसकी बद्दुआ हमारी आत्मा को लगेगा। आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, द्वेष, जुल्म वगैरह बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। अब अगर हम उस अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो उसका हम पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा ही हम अदा करते हैं। यह क्या कम जुल्म है? यह क्या कम जुल्म की बात है कि हम अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना हो तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहिए। बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाष की में नहीं बोल सकता, मतलब अपनी भाषा में नहीं बोल सकता। दूसरे आदमी को मेरे लिए तर्जुमा कर देना चाहिए। यह कुछ कम दम्भ है? यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? इसमें मैं अंग्रेज़ों का दोष निकालूं या अपना? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेज़ी जानने वाले लोग ही हैं। हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेज़ी जानने वाले लोग ही हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेज़ों पर नहीं पड़ेगी बल्कि हम पर पड़ेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरा जवाब हाँ और ना दोनों है। हाँ कैसे, सो मैंने आपको समझाया। अब ना कैसे यह बताता हूँ। हम सभ्यता के रोग में ऐसे फंस गए हैं कि अंग्रेजी शिक्षा बिल्कुल लिए बिना अपना काम चला सकें ऐसा समय अब नहीं रहा। गांधी जी अब यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की थोड़ी सी हिमायती करते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा समय आ गया है कि अंग्रेजी शिक्षा के बिना काम नहीं चल सकता। जिसने वह शिक्षा पाई है वो उसका अच्छा उपयोग करे, बशर्ते उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए। अंग्रेज़ों के साथ के व्यवहार में, ऐसे हिंदुस्तानियों के साथ के व्यवहार में जिनकी भाषा हम समझ ना सकते हों और अंग्रेज़ खुद अपनी सभ्यता से कैसे परेशान हो गए हैं, यह समझने के लिए अंग्रेज़ी का उपयोग किया जाए। जो लोग अंग्रेज़ी पढ़े हुए हैं उनकी संतानों को पहले तो नीति सिखानी चाहिए, उनकी मातृभाषा सिखानी चाहिए और हिंदुस्तान की एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। बालक जब पुख्ता यानी कि पक्की उम्र के हो जाएं तब भले ही वे अंग्रेज़ी शिक्षा पाएँ और वह भी उसे मिटाने के इरादे से। अंग्रेज़ी शिक्षा पानी तो है लेकिन उसे मिटाने के इरादे से पानी है, ना कि उसके जरिए पैसे कमाने के इरादे से। ऐसा करते हुए भी हमें यह सोचना होगा कि अंग्रेज़ी में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, यह भी हमें सोचना होगा। थोड़ा विचार करने से ही हमारे समझ में आ जाएगा कि अगर अंग्रेज़ी डिग्री लेना हम बंद कर दें तो अंग्रेज़ हाकिम चौंकेंगे। तो पाठक के तौर पर एक सवाल पूछा जाता है कि तब कैसी शिक्षा दी जाए। संपादक के तौर पर गांधी जी का जो यहाँ जवाब है इसको समझिएगा क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका जवाब ऊपर कुछ हद तक आ गया है, फिर भी इस सवाल पर हम और विचार करें। मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल, शानदार बनाने चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। अब इसमें मातृभाषा का महत्व आ गया है यहाँ पे। इसके क्या माने हैं, मतलब इसके क्या मतलब है, इसे ज़्यादा समझाने का यह स्थान नहीं है। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं
उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम में हैं, जो भी यूज़फुल बुक्स हैं, उसका अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दंभ और वहम हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी का ज्ञान सबको होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तरी और पश्चिमी हिंदुस्तान के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी ही होनी चाहिए, मतलब हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों के संबंध ठीक रहें, इसलिए बहुत से हिंदुस्तानियों का इन दोनों लिपियों को जान लेना ज़रूरी है। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर गांधी जी ने अंग्रेजी को अपने व्यवहार से निकालने का एक मंत्र दिया कि हिंदी को मजबूत किया जाए, सारे लोग हिंदी सीखें और साथ ही अपनी अपनी भाषा को सारे लोग सीखें और एक दूसरे की भाषा को भी सीखें, ताकि आपस का तारतम्य बैठ सके, आपस में सामंजस्य बैठ सके और अंग्रेजी का उपयोग हम लोग कम से कम कर सकें। और यह सब किसके लिए ज़रूरी है? हम जो गुलाम बन गए हैं उनके लिए। मतलब हम लोग का यहाँ तात्पर्य है कि वैसे लोग जो अंग्रेजी शिक्षा पा लिए हैं, अंग्रेजी सीख गए हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके लिए ज़रूरी है। हमारी गुलामी की वजह से देश की प्रजा गुलाम बनी है। अगर हम गुलामी से छूट जाएं तो प्रजा तो छूट ही जाएगी। आपने जो धर्म की शिक्षा की बात कही वह बड़ी कठिन है, फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हिंदुस्तान कभी नास्तिक नहीं बनेगा। हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक फल फूल नहीं सकते। बेशक यह काम मुश्किल है। धर्म की शिक्षा का ख्याल करते ही सिर चकराने लगता है। धर्म के आचार्य दंभी और स्वार्थी मालूम होते हैं। उनके पास पहुंचकर हमें नम्र भाव से उन्हें समझाना होगा। उसकी कुंजी मुल्लों, दस्तूरों और ब्राह्मणों के हाथ में। लेकिन उनमें अगर सद्बुद्धि पैदा ना हो तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हमें जो जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग करके हम लोगों को नीति की शिक्षा दे सकते हैं। यह कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हिंदुस्तानी सागर के किनारे पर ही मैल जमा है। उस मैल से जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ़ होना है। हम लोग ऐसे ही हैं और खुद ही बहुत कुछ साफ़ हो सकते हैं। मेरी यह टीका, मतलब मेरी यह टिप्पणी करोड़ों लोगों के बारे में नहीं है। हिंदुस्तान को असली रास्ते पर लाने के लिए हमें ही असली रास्ते पर आना होगा। बाकी करोड़ों लोग तो असली रास्ते पर ही हैं। उसमें सुधार, बिगाड़, उन्नति, अवनति समय के अनुसार होते ही रहेंगे। पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये बातें गांधी जी के द्वारा कही गई। अब यहाँ से हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्नावली को देखेंगे और इसमें कुछ प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो पहला सवाल, हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने कब की थी? आप लोगों को याद होगा, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया 1909 में, 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज की रचना हुई थी गांधी जी के द्वारा। और यह पुस्तक दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर हुई थी, यानी कि जब गांधी जी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने किल्डोनन कैसल नामक जहाज पर इस किताब की रचना की थी। अगला सवाल है कि यह किताब द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशुबल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। यह कथन किस किताब के बारे में कहा गया है? तो स्पष्ट है कि यह किताब कौन सी है? तो हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज। और दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी पुस्तक संवाद के रूप में लिखी गई है? तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल, हिंद स्वराज है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था? शिक्षा केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो गांधी जी के अकॉर्डिंग बुनियादी शिक्षा जरूरी है, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हों, बच्चों को धर्म नीति पहले सिखाया जाता हो, जो उसकी बुनियाद है, भारत की जो बुनियाद है उसकी शिक्षा पहले दी जाती हो, उसके बाद अक्षर ज्ञान। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सभी को पता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी का जन्मदिन उसी के अवसर पर। तो इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शिक्षा और
जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए रिजोल्यूशन पास किया था। तो 2007 से यह कंटिन्यू मनाया जा रहा है। अगला सवाल है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है। तो साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था और यह अहमदाबाद में स्थित है। देखिए, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 25 मई 1915 को अहमदाबाद में अपना पहला आश्रम के रूप में किया था। इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया और तभी से इसे साबरमती आश्रम नाम दिया गया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। पहला है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, दूसरा हिंद स्वराज, तीसरा है भारत की खोज और चौथा है सत्यार्थ प्रकाश। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और दूसरा भी सही है, हिंद स्वराज। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है, उनकी बायोग्राफी है। और हिंद स्वराज को अभी हम लोगों ने देखा। बाकी भारत की खोज ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है और सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। तो पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन था, हमारे बिहार से शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उद्धरण महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। आज़ादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियाँ करने की आज़ादी शामिल ना हो। पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है, एक से अधिक। तो यहाँ पर देखिए, ये तीनों जो कथन है, ये तीनों ही कथन गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं। अच्छा, ये जो पुस्तक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज जो पुस्तक है, अगर ओरिजिनल पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसके पढ़ लीजिएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। यह कथन किसका है। ऑब्वियस है कि यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला सवाल है कि उस आदमी ने अच्छी शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शांत और न्यायदर्शी है, जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और उसकी इंद्रियां उसके वश में है। यह कथन किसका है। यह कथन महात्मा गांधी ने कोट किया था, हक्सली का है। यहाँ पर हक्सली ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा पांचवा ऑप्शन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस शिक्षा को गुलामी का पर्याय मानते हैं। अंग्रेजी शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, एक से अधिक, कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। अंग्रेजी शिक्षा को महात्मा गांधी गुलामी का पर्याय मानते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सच्चा सुख और तंदुरुस्ती कैसे आएगी। मशीनों के उपयोग से नहीं, पाश्चात्य जगत के अनुकरण से नहीं, शारीरिक श्रम से सही। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार छद्म सभ्यता की क्या निशानी है। छद्म सभ्यता यानी कि जो डुप्लीकेट सिविलाइजेशन है, नीति और धर्म के मार्ग का अनुसरण करना, ये तो सही, जो सच्ची सभ्यता उसकी निशानी होती है। आराम और शारीरिक सुख पर आधारित समाज का विकास करना, ये सही है, ये छद्म सभ्यता की निशानी है। श्रम और संतुलन पर आधारित समाज का विकास करना, यह भी शुद्ध सभ्यता की निशानी है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है। नीति का पालन करना और अपने मन एवं इंद्रियों को वश में रखना, सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सभ्यता गलत है। भौतिक सुख का विकास करने वाली सभ्यता गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। तो आज के क्लास में महात्मा गांधी का हम लोगों ने डिस्कशन किया, हिंद स्वराज। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।